Question number 1. Discuss continuity of फंक्शन दिया हुआ है fx इज इक्वल्स टू x इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x एट x इज इक्वल्स टू i, यानी सारे इंटीजर्स पे इसकी कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है, मतलब कंटिन्यूअस है नहीं है ये सब बताना है। तो देख लेते हैं fx क्या दिया हुआ है। fx दिया हुआ है x इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, है ना, ये फ्रैक्शनल पार्ट का ये चीज है। तो हमने क्या पढ़ा है कि कॉन्टिन्यूअस इंटू कॉन्टिन्यूअस, अगर कंटिन्यूअस ये भी रहे कॉन्टिन्यूअस ये भी रहे तो कॉन्टिन्यूअस इंटू कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस होता है ना। अच्छा, फिर कंटिन्यूअस इंटू डिसकंटिन्यूअस के बारे में क्या पढ़े हो कि कॉन्टिन्यूअस इंटू डिसकंटिन्यूअस क्या होता है? कांट से, है ना, मतलब कुछ कह नहीं सकते हैं कंफर्म, बिल्कुल सही बात है। तो हमने क्या देखा कि अगर हम एक केस ले कि अच्छा केस क्या ले लेते हैं, चलो देख लेते हैं। अपने को पता है कि एक फंक्शन इसको x को बोल दिए, एक फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को बोल दिए, तो x जो है वो कंटिन्यूअस है हर जगह, है ना। तो x इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, और जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है ये कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होता है? फ्रैक्शनल पार्ट ग्राफ इंटीजर्स, बिल्कुल सही है। तो डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू ऑल इंटीजर्स, तो x इक्वल्स टू i पे डिसकंटिन्यूअस है और ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो सही बात है। अगर मान लो x जो है वो इंटीजर नहीं हुआ, तब तो अगर इंटीजर नहीं होगा, मान लीजिए सपोज हमने केस 1 ले लिया, केस 1 फॉर x, हालांकि वो पूछ नहीं रहा क्वेश्चन में, बट तब भी फॉर x बिलोंग्स टू फॉर x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, x अगर इंटीजर को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो अगर x जो है वो अगर इंटीजर को बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है, तो क्या बोलोगे? x भी कंटिन्यूअस बोलोगे। अगर x मान लो 7.3 है सपोज, कोई नॉन इंटीजर है, तो 7.3 पे x फंक्शन y इक्वल्स टू x भी कंटिन्यूअस होता है और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x भी कंटिन्यूअस होता है। तो कॉन्टिन्यूअस इनटू कॉन्टिन्यूअस जो है वो कॉन्टिन्यूअस ही हो जाएगा, यानी कि अगर x इंटीजर नहीं होगा तब तो कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा। इंटीजर पे कांट से वाला कंडीशन है, तो चेक करना पड़ेगा अपने को, है ना। तो इस केस में तो कॉन्टिन्यूअस कंफर्म हो जाएगा जब x बिलोंग्स टू i हो जाएगा, और जब x केस 2 ले लिया, क्या केस 2 फॉर x बिलोंग्स टू इंटीजर माइनस 0, सारे इंटीजर के सेट में से 0 को हटा दिया, ठीक है, 0 को छोड़ दिया अभी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि कॉन्टिन्यूअस इनटू डिसकंटिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस कब होता था? हाँ, जब डिसकंटिन्यूअस जो फंक्शन कंटिन्यूअस है ना, वो उसका लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आ जाए और फंक्शन वैल्यू 0 आ जाए और राइट हैंड लिमिट 0 आ जाए, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस वाला अगर 0 हो गया 0 पे तो कंटिन्यूअस होता था ना, हालांकि लग वही रहा है, बस हम अलग अलग बता रहे हैं। तो अब x मान लो कि अगर इंटीजर नहीं हुआ, मतलब सॉरी x अगर इंटीजर हो गया बट 0 नहीं हुआ, अगर 0 नहीं हुआ, लाइक 0 नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है ना। तो देख लो क्या हो जाएगा, x इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो x का लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो x का लेफ्ट हैंड लिमिट भी i हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट भी i हो जाएगा और फंक्शन की वैल्यू भी i हो जाएगी। अगर i लाइक 3 है, मतलब एग्जैक्टली 3 पे चेक करना है, तो 3 3 3 तीनों होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट भी राइट हैंड लिमिट भी, और वो क्योंकि y इक्वल्स टू x का तो ऑफ कोर्स 3 पे वैल्यू सेम ही होता है, चाहे प्लस में 3 प्लस पे बोलो चाहे 3 माइनस पे बोलो। फिर उसका फ्रैक्शनल पार्ट की अगर हम बात करें, तो फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ कैसा होता है? फ्रैक्शनल पार्ट का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह का होता है।
इस तरह का होता है ना फ्रैक्शनल पार्ट ग्राफ। तो मान लो सपोज ये कोई आई है, ठीक है, तो आई माइनस पे वैल्यू क्या हो जाती है, 1, है ना। आई से जस्ट पहले लोगे, यहाँ पे लोगे, तो आई माइनस पे वैल्यू क्या लेगा, ये 1 लेगा। आई प्लस पे वैल्यू क्या लेगा, ये 0 लेगा। और एग्जैक्टली आई पे भी 0 लेगा। तो एग्जैक्टली आई पे 0 लेगा और आई प्लस पे 0 लेगा, बट आई माइनस पे 1 लेगा, ठीक है। तो इसका जो प्रोडक्ट आया होगा, जो प्रोडक्ट वाला फंक्शन जो एफ एक्स आया होगा, ठीक है, एफ एक्स का आई माइनस पे वैल्यू क्या आ जाएगा, आई प्लस पे वैल्यू 0 और एग्जैक्टली आई पे वैल्यू 0, ठीक है। तो इस तरह का चीज बन गया। तो ऑफ कोर्स डिसकंटिन्यूअस है, अगर x बिलोंग्स टू i है तो x 0 को छोड़ के। अगर 0 हो जाए, ठीक है, मान लीजिए कहानी कुछ ऐसा हो जाए कि 0 हो जाए। इस बार हमने केस 3 लिया। केस 3 में क्या ले लिए कि x इक्वल्स टू 0। अभी 0 स्पेशल इंटीजर है, क्यों स्पेशल हो गया था, क्योंकि उसके पीछे रीजन था। तो अब अगर मान लो इस पे कंटिन्यूटी चेक करना है तो x इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। तो एग्जैक्टली 0 पे y इक्वल्स टू x, 0 प्लस पे भी, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0, फंक्शन की वैल्यू भी 0, राइट लिमिट भी 0। इसमें क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट 1 0 0, ये तो वही रहेगा सेम टू सेम। दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट क्या हमारा एफ एक्स है, तो एफ एक्स क्या आ जाएगा 0 0 0, ठीक है। तब तो कॉन्टिन्यूअस हो गया ना, तीनों बराबर आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शन वैल्यू और राइट हैंड लिमिट, तीनों अगर बराबर आ गया तो फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो हम बोलेंगे कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x equals to 0 and discontinuous, या फिर ऐसा लिखना सबसे सही रहेगा, इतना नहीं, सिंपली ऐसे लिखेंगे, फंक्शन इज discontinuous at all integer except 0, है ना। बस 0 को छोड़ के बाकी सारे इंटीजर पे क्या हो जाएगा, ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन था, इसलिए हमने पहले धीरे धीरे आराम से बताया, ठीक है, ताकि समझ में आ जाए। करेंगे सब में यही काम, अब थोड़ा स्पीड पकड़ लेंगे, ठीक है। सो लिख लिए होंगे, पिछला साइड लिख लिए थे, देख लो फिर से दिखा दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। इस बार फिर वही कहानी है, डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ, है ना, कहाँ कंटिन्यूअस है कहाँ नहीं, वैसे पूछ रहा है। साइन एक्स इंटू सिग्नम एक्स, साइन एक्स इंटू सिग्नम एक्स, और इसमें जो है अब देखो इसमें जो है साइन एक्स क्या होता है, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होता है ना, तो ये तो ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस चीज है। और सिग्नम एक्स क्या है, सिग्नम एक्स 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, तो ये है डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। तो दोनों का जो प्रोडक्ट एफ एक्स है, ठीक है, तो एफ एक्स के डिसकंटिन्यूअस होने के चांसेस कहाँ हैं, 0 पे, ठीक है। 0 के अलावा, 0 के अलावा, ठीक है ना, अगर तुम 0 को छोड़ दो, मतलब 0 नहीं लो, तो अगर अदर देन 0 केस लोगे तो दोनों कॉन्टिन्यूअस होगा। लाइक जैसे मान लीजिए हमने केस 1 लिया, इसमें केस 1 क्या ले लिया, x डज नॉट बिलोंग्स टू 0, यानी 0 छोड़ के कुछ और भी है, कुछ भी x, तो 0 छोड़ के कुछ भी x है तो दोनों कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि सिग्नम x भी 0 पे डिसकंटिन्यूअस होता है, 0 के आसपास तो कॉन्टिन्यूअस होता है ना, लाइक 1 पे कॉन्टिन्यूअस होता है, √3 पे कॉन्टिन्यूअस होता है, -10 पे कॉन्टिन्यूअस होता है, कहीं भी 0 छोड़ के सब जगह कॉन्टिन्यूअस होता है। तो कॉन्टिन्यूअस इंटू कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि डिसकंटिन्यूअस होने के चांसेस 0 पे ही है ना, 0 पे चेक कर लेते हैं 0 पे क्या होगा। तो 0 पे, यानी कि हम दूसरा केस ले लिए एट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 पे लिख लिया साइन x लिख लिया, इनटू सिग्नम x लिख लिया। साइन x पे 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगा, 0। साइन x की लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स 0 क्या होता है, 0। फंक्शन की वैल्यू 0 पे 0 होती है ना। और राइट हैंड लिमिट क्या होता है साइन x का, साइन x का राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स 0, वो भी 0। सिग्नम में देख लो क्या कहानी चलेगी, सिग्नम में क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट -1, 0 माइनस पे वैल्यू 0 प्लस एग्जैक्टली 0 वैल्यू 0 और 0 प्लस पे वैल्यू 1,
सिग्नम का, ठीक है। तो दोनों का जो प्रोडक्ट आ रहा होगा, ये जो हमारा fx आ रहा होगा, ठीक है। fx में क्या खासियत होगी, fx में देखोगे तो तीनों जीरो आ रहा होगा, आ रहा है ना, जीरो जीरो जीरो, तो जीरो पे भी कॉन्टिन्यूस आ गया ना, तो यानी कि ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, हम बोलेंगे देयरफॉर fx इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, है ना। तो देयरफॉर fx इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ठीक है, क्लियर। fx क्या होगा, हमेशा ही कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा, क्लियर था, आसान चीज था, कुछ दिक्कत था ही नहीं। ऑलवेज मतलब क्या हो गया, बिलोंग्स टू आर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। थोड़ा नॉइज हो रहा है, नॉइज थोड़ा कम करवा देते, तुम्हारे आसपास पता नहीं कैसे नॉइज आ रहा है। थोड़ा सा मतलब ऑडियो ऑन रखो बट नॉइज थोड़ा सा कम कर लो। हाँ, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स इंटू कॉस एक्स, नेक्स्ट फंक्शन ये है। तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स इंटू कॉस एक्स में चेक करना है, तो कॉस एक्स तो हमेशा कंटिन्यूस होता है, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, ऑलवेज कंटिन्यूस। तो इसको क्या बोलोगे, कंटिन्यूस ऑलवेज कॉस एक्स का। इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स कहाँ डिसकंटिन्यूस होता है, इंटीजर पे, उसका ग्राफ देखे थे, उसका ग्राफ कहाँ डिसकंटिन्यूस है, इंटीजर पे। तो ये डिसकंटिन्यूस एट ऑल इंटीजर, डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू i, यानी कि सारे के सारे इंटीजर पे ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस होगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर मान लो केस वन इसमें ले लें, ठीक है, अगर हम इसमें केस वन ले लें, x बिलोंग्स टू i, या फिर सॉरी x डज नॉट बिलोंग्स टू i, x अगर इंटीजर नहीं है, x अगर इंटीजर नहीं है, तो x अगर इंटीजर नहीं है, x अगर इंटीजर नहीं है तो नॉन इंटीग्रल पॉइंट पे, ठीक है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x भी कंटिन्यूस होता है, cos x भी कंटिन्यूस होता है, तो ओवरऑल फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। केस टू में क्या है, x बिलोंग्स टू इंटीजर है, यानी x इंटीजर के बराबर आ रहा है, ठीक है ना। अगर x इंटीजर के बराबर आ रहा है तो इसमें देख लो क्या हो रहा होगा, कहानी लिख लिया पहले, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x इंटू कॉस एक्स लिख लिया। तो इंटीजर पे तो ये तो कॉन्टिन्यूस ही आ रहा होगा, अब ये कॉन्टिन्यूस आ रहा होगा, तो मान लो आई की वैल्यू 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, वटेवर तुमको जो मैंने बोले लो, तो इसकी वैल्यू भी कॉस आई होगी, यानी कि कोई फिक्स वैल्यू आया होगा तीनों पे, अल्फा 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 बोल दो, हटाओ अल्फा अल्फा अल्फा, या ऐसा बोल सकते हो कि अल्फा क्या है, इस केस में अल्फा को क्या बोलोगे, अल्फा जो कॉस आई के बराबर आएगा, अगर एक्स इक्वल्स टू आई पे चेक कर रहे हैं, इंटीजर पे चेक कर रहे हैं तो, ठीक है ना। तो कोई आई कुछ भी ले लो ना, 1 2 3 4 5 वटेवर, -1 -7 जो भी लिखना है ले लो, तो कॉस आई ऐसा आ रहा होगा, सेम सेम आ रहा होगा। अच्छा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ से ग्राफ बना लेते हैं थोड़ा सा, ताकि समझ में आ जाए क्या कहानी चलती है। तो इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह का होता है, इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होता है। तो इसमें देख लो, मान लो कि ये कोई आई है, तो आई माइनस पे, जैसे यहाँ पे ठीक है, आई माइनस यानी कि यहाँ पे 2 होता, सपोज आई जगह पे, चलो वैसे तो 2 ही होगा, मतलब एग्जैक्टली 0 आया, 1 आया, 2 आया, 2 से अगर थोड़ा कम लिया वैल्यू, 2 माइनस लिया, तो वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। तो यानी कि अगर यहाँ पे आई होता सपोज, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता, आई माइनस आता, यानी कि आई माइनस पे वैल्यू क्या लेता है ये, आई -1 लेता, ठीक है। आई प्लस पे वैल्यू क्या लेता है ये, आई प्लस पे जो वैल्यू आता फंक्शन का, वो क्या आ जाता, आई प्लस पे आई ही आ जाता, सही है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमने क्या देखा कि इसकी वैल्यू आई प्लस पे आई आ रही है, ठीक है, और एग्जैक्टली आई पे भी आई ही आ रही है, और आई माइनस पे, यानी कि जो भी इंटीजर ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं या 3 ले रहे हैं, उससे जस्ट थोड़ा सा अगर पीछे जाए तो इसकी वैल्यू आई माइनस आ रही है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, जब हम इसको, अब देखो यहाँ पे कॉस, अगर 0 पे अलग से चेक करोगे तो 0 पे इसमें अलग से चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 0 पे भी बिहेवियर सेम ही रहेगा, क्योंकि कॉस एक्स थोड़ी ना 0 पे 0 होता है, कॉस 0 तो 1 होता है, अगर एक्स के लिए 0 लेंगे तो कॉस 0 के लिए 1 होती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
तो अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल तुमको क्या मिलेगा, जो ओवरऑल फंक्शन है, ठीक है, ओवरऑल फंक्शन में अलग अलग चीज आ जाएगा। एक आ जाएगा i माइनस वन इंटू अल्फा, एक आ जाएगा आई अल्फा और एक आ जाएगा आई अल्फा। तो दो तो बराबर है पर तीसरा अलग है ना, तो क्या हो जाएगा, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो आई पे फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तुम अलग से जीरो पे चेक कर सकते हो बट उसमें भी डिसकंटिन्यूअस ही आएगा। तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू i। सारे इंटीजर पे क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू ई रेस टू एक्स, ठीक है। अब इसकी क्वांटिटी चेक करने के लिए बोल रहा है, तो अपने को पता है एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस है क्या, ई रेस टू एक्स ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस है क्या, तो कॉन्टिन्यूअस इंटू कॉन्टिन्यूअस हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा। तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस एट ऑल एक्स, कॉन्टिन्यूअस एट एक्स बिलोंग्स टू आर। अब एक्स स्क्वायर प्लस वन बोलने की जरूरत तो है नहीं कि कंटिन्यूअस क्यों होगा, है उसका ग्राफ भी सब कुछ बना सकते हो, उसका सब कुछ जानते हो। क्वेश्चन नंबर 5, fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू टेन एक्स। अगर इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है तो एक्स स्क्वायर तो ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होता है चाहे कुछ भी हो जाए। टेन एक्स को दिक्कत कहाँ है, यानी कि टेन एक्स दिक्कत करता है कहाँ पे, यानी टेन एक्स का ग्राफ ब्रेक होता है कहाँ पे, सारे ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय टू पे, यानी कि डिसकंटिन्यूअस एट 2n प्लस वन पाई बाय टू। तो ये 2n प्लस वन एक्स इक्वल टू 2n प्लस वन पाई बाय टू पे ये डिसकंटिन्यूअस होता है, ठीक है ना। तो सही बात है। और 2n प्लस पाई बाय टू पे अगर तुम चेक करोगे, यहाँ पे कैच है ना, यहाँ पे क्या कैच है, वैसे तुम चेक करोगे तो तुम वैल्यू क्या बता दोगे। देखो दो तरह का टर्म आता है यहाँ पे, बड़ा अच्छा सा चीज है, दो तरह का टर्म आता है। पहला चीज है कि कॉन्टिन्यूटी ऑफ ग्राफ पूछे तो वो अलग बात होती है ना, ध्यान सुनना। कॉन्टिन्यूटी ऑफ ग्राफ, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ ग्राफ अलग चीज होता है और कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन अलग चीज होता है। समझना जो हम बोलना चाह रहे हैं, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। इस तरह का डाउट इस क्वेश्चन में आ गया तो अच्छी बात है। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि कॉन्टिन्यूटी ऑफ ग्राफ और कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन दोनों सेम चीज नहीं होता, दोनों डिफरेंट चीज होता है। जैसे कॉन्टिन्यूटी ऑफ ग्राफ की बात करें तो ग्राफ जहां ब्रेक हो रहा है, ठीक है, वहां पे क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। और कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन की बात करें तो फंक्शन मतलब डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन की बात करें तो फंक्शन वही डिसकंटिन्यूअस होता है। जैसे मतलब ग्राफ अगर ब्रेक भी हो रहा है सपोज, लेकिन उस पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है जिस पॉइंट पे फंक्शन है ही नहीं, मतलब डोमेन में नहीं है, सॉरी, वो एक्स डोमेन में नहीं है, तो वहां पे अगर ब्रेक हो भी रहा है तो फंक्शन अपने डोमेन में तो क्या कंटिन्यूअस है ना, तो कहलाएगा कंटिन्यूअस। फॉर एग्जांपल थेरेस का ग्राफ बना के दिखाता हूं मैं, ज्यादा समझ में आ जाएगा, अभी थोड़ा कम समझ में आया हो। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है ऑफ कोर्स, हालांकि इसका दिक्कत नहीं होता, ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं। ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, यहाँ पे 0 ले लिया, ठीक है। अब इसमें जो टेनिस का ग्राफ बनाते हैं वो कुछ ऐसा बनाते हैं क्या, ये टेनिस का ग्राफ होता है। वैसे एक और टेनिस का ग्राफ बनाएंगे, मतलब ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं टेनिस के ग्राफ के, इस तरह कहानी चलता रहता है, ठीक है। 0 यहाँ पाई बाई 2, ऐसा कुछ चलता है, ठीक है ना। पाई बाई 2 पे अगर देखो तो पाई बाई 2 क्या डोमेन में है क्या, पाई बाई 2 पे ग्राफ ब्रेक हो रहा है, नो डाउट, है ना, नो डाउट ग्राफ ब्रेक हो रहा है पाई बाई 2 पे, ठीक है। लेकिन क्या पाई बाई 2 डोमेन में है क्या tan x के, तो पाई बाई 2 डोमेन में नहीं है। और डोमेन के अलावा देखो पाई बाई 2 डोमेन में नहीं है, 3 पाई बाई 2 भी डोमेन में नहीं है, ध्यान सुनना, पाई बाई 2 भी डोमेन में नहीं है, 3 पाई बाई 2 भी डोमेन में नहीं है, ठीक है। तो ये जिस जिस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है
वो पॉइंट एक्चुअली डोमेन, वो x की वैल्यू डोमेन में है ही नहीं, है ना, -π/2 भी डोमेन में नहीं है। तो जहां जहां ग्राफ ब्रेक हो रहा है, ठीक है, वो पॉइंट डोमेन में नहीं है। तो अगर वो पॉइंट डोमेन में नहीं है तो हम सिर्फ कंटिन्यूटी, कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, हम वो सिर्फ डोमेन में चेक करते हैं। डोमेन के बाहर क्या चल रहा है अपने को क्या मतलब, है ना। तो अगर किसी फंक्शन के कंटिन्यूटी के बारे में पूछा जाए तो हम सिर्फ उसके डोमेन में चेक करेंगे। तो विद इन द डोमेन tan x का ग्राफ क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो हम क्या बोलेंगे कि ग्राफ ऑफ tan x इज कॉन्टिन्यूअस, ग्राफ बोले, फंक्शन बोलते हैं, ऐसे बोलना, ग्राफ बोलना तो गड़बड़ बात है। फंक्शन, हाँ ग्राफ भी बोल सकते थे, चलो। फंक्शन tan x फंक्शन इज, पर आराम से लिख लिया, y इक्वल टू tan x फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन, कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन। तो ये अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन। तो अगर ये अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है तो ये क्या कहलाएगा, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो क्या कहलाएगा कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, y इक्वल टू tan x फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन, therefore function is continuous, therefore function is continuous, ठीक है। ऊपर में क्या हो गया, कंटिन्यूटी ऑफ ग्राफ अगर पूछा जा रहा है तो कंटिन्यूटी ऑफ, अगर ग्राफ की बात किया जा रहा है, अगर कंटिन्यूटी ऑफ ग्राफ का ये है, तो कंटिन्यूटी ऑफ ग्राफ में क्या हो गया, ग्राफ ब्रेक हो रहा है तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो हम यहाँ बोलेंगे ग्राफ ऑफ, सिंस ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू tan x इज, या ब्रेक्स लिख देते यार, जो भी लिखते हैं लिख दो, हाँ, ब्रेक्स एट, since graph of y equals tan x breaks at x is equals to π/2, therefore graph is discontinuous। तो ग्राफ जहां पर डिसकंटिन्यूअस हो रहा है वो डोमेन में रह नहीं रहे, ग्राफ ब्रेक हो गया तो मतलब ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है, therefore graph is discontinuous, यानी ग्राफ ऑफ tan x is discontinuous। तो ये दोनों टर्म अलग है, बस हम यही बोलना चाह रहे थे। तो इसमें फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी पूछ रही है, ठीक है ना। तो हमारा जो क्वेश्चन था x² इंटू tan x, तो इसके डोमेन में नहीं आएगा x = 2n + 1/2। तो डोमेन के बाहर tan x तो कंटिन्यूअस है ही, x² भी कंटिन्यूअस है ही, ठीक है ना। तो ओवरऑल फंक्शन क्या हो जाएगा, ये पूरा जो फंक्शन जो क्वेश्चन में गिवन था हमारा x² इंटू tan x, तो ये पूरा पूरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, है ना, इन इट्स डोमेन, अपने डोमेन में बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस है। तो fx इज कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन, बट ग्राफ ऑफ fx ब्रेक्स एट 2n + 1/2। तो ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है, बट फंक्शन, सॉरी, ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है बट फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। आ रहा होगा समझ बात, ठीक है, आई होप समझ में आया। तो Yes. बस वही बात है, तो इसको हम कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे, यानी कि इसका आंसर कॉन्टिन्यूअस हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6, हालांकि इससे कंफ्यूज मत होना, ग्राफ ही पूछता है हर जगह, है ना, ये फालतू में बता दिए, इसे कहीं ऐसा नहीं कंफ्यूजन बढ़ जाए, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तभी आ गया क्वेश्चन तो बताना पड़ गया, वरना हम लेते ही नहीं है क्वेश्चन। तो चलो, sin x इंटू 1/x इज इक्वल टू f ऑफ x। तो इसमें बताना है इसकी कॉन्टिन्यूटी के बारे में, ठीक है। तो डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन, वही बात है। तो फंक्शन जहां पे अनडिफाइंड होता है ना, फंक्शन नहीं, तुमको ग्राफ ही पूछेगा, है ना, हर जगह ग्राफ ही पूछता है, तो तुम कंफ्यूज नहीं होना। बट अगर ऐसा टर्म बोल देता है कि इज tan x, अगर इन इट्स डोमेन टर्म यूज कर लेना तो फिर इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस है ना। जैसे पूछे कि डज दिस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन, तब तो बोलना पड़ेगा कॉन्टिन्यूअस है। और सीधे पूछे कि डज फंक्शन fx इज कॉन्टिन्यूअस, तो उसके हम क्या बोलेंगे कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। मतलब उस केस में डिसकंटिन्यूअस बोलेंगे, अगर ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं बोलता है तो। मतलब इसमें थोड़ा सा है कंफ्यूजन है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग टाइप का सिचुएशन मिल जाता है, बट रियलिटी तो खैर उन्होंने बता दिया, समझ में आ गया होगा तुम्हें। तो चलो इसमें क्या करेंगे, sin x इंटू 1/x, तो हम लिखेंगे if, इसमें x जो है 0 नहीं हो सकता है,
तो मतलब हमने एक केस 1 लिया इसमें, सपोज केस 1 क्या ले लिया, इफ x नॉट इक्वल टू 0, इफ x नॉट इक्वल टू 0, अगर x नॉट इक्वल टू 0 है तो 1/x ग्राफ पता है कैसा होता है, ऐसा होता है, बताया था हमने, है ना। तो 1/x भी क्या है, कॉन्टिन्यूस है, और sin x भी कॉन्टिन्यूस है, तो कॉन्टिन्यूस इनटू कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस हो जाएगा अगर x 0 के बराबर नहीं हो रहा है तो, ठीक है। केस 2 में तुम देखो तो एक क्या लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है sin x, एक लिखा हुआ है 1/x, दो फंक्शन है। तो sin x तो अगर 0 पे चेक कर रहे हैं, मतलब केस 2 में क्या है, x इक्वल टू 0, x 0 पे चेक कर रहे हैं, तो 0 प्लस पे वैल्यू क्या ले रहा है, 1/x, 0 प्लस पे वैल्यू ले रहा है ये इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी, एग्जैक्टली 0 पे है अनडिफाइंड, और 0 माइनस पे ले रहा है माइनस इन्फिनिट वैल्यू, ग्राफ में दिख रहा है, ये ग्राफ है y इक्वल टू 1/x का, ग्राफ में दिख रहा होगा। और sin x तो खैर कोई दिक्कत ही नहीं है, sin x जो है एग्जैक्टली 0 पे, है ना, 0 माइनस पे भी जो लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जैक्टली 0, राइट हैंड लिमिट भी एग्जैक्टली 0, और फंक्शन की वैल्यू भी एग्जैक्टली 0, ठीक है। तो ऐसा कुछ है, तो इसका मतलब ये नहीं, ये मत सोचना, समझ रहे बात को। चलो इन 0 इंटू माइनस इन्फिनिटी एग्जैक्ट देखो, हमने क्या बोला था कि लिमिट के अंदर, जैसे तुमसे कोई पूछे कि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस साइन x की वैल्यू बताओ, तो ये एग्जैक्ट 0 आता है, जो आउटपुट आता है लिमिट का वो क्या होता है, एग्जैक्ट वैल्यू होता है, हमने बताया था लिमिट में, याद आ रहा है कुछ, होता है ना। यानी कि ये एग्जैक्ट 0 है, ठीक है ना। तो एग्जैक्ट 0 को अगर हम माइनस इनफाइनाइट से मल्टीप्लाई करें तो एग्जैक्ट 0 आएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद क्या दिया होगा, 0 दिया होगा, एग्जैक्ट 0। वैसे ये 0 और ये इनफाइनाइट मल्टीप्लाई क्या दिया होगा, एग्जैक्ट 0 दिया होगा, समझ पा रहे बात को। तो इसका मतलब कि जो पूरा फंक्शन है, दोनों का जो प्रोडक्ट है फंक्शन का, तो जो fx है, fx का लेफ्ट हैंड लिमिट पे 0 और राइट हैंड लिमिट पे 0, है ना। बट जो बीच वाला वैल्यू है, अब तुम 0 को अनडिफाइंड से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो अनडिफाइंड ही होगा, समझ रहे हो। अनडिफाइंड अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सिंपल अनडिफाइंड हो गया, तो बीच वाला चीज क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया, ठीक है ना। तो ऑफ कोर्स तीनों बराबर नहीं आया, बराबर क्या, अनडिफाइंड ही हो गया, तो बराबर नहीं आया, समझ में आ गया होगा बात। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, एट x इक्वल्स टू 0 फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन इज डिसकंट एट x इक्वल्स टू 0 fx इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, सिंपली एट x इक्वल्स टू 0 fx इज डिसकंटिन्यूअस, fx इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। x फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया जस्ट बिकॉज कि वहां पे अनडिफाइंड हो गया। आगे चल के हम ये चीज सीख लेंगे और अच्छे से। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना, छोटे छोटे क्वेश्चन ले रहे हैं अभी तो, जस्ट होता क्या कंटिन्यूटी वो जानने के लिए, ऐसे क्वेश्चन ऑफ कोर्स कभी नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, fx जो दिया हुआ है sin x इंटू 1/x दिया हुआ है, और ये कब दिया हुआ है, when x not equals to 0, और fx जो दिया हुआ है वो 1 दिया हुआ है, ठीक है, कब, एट x equals to 0, तो x equals to 0 पे fx की वैल्यू 1 है, ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें, तो इसके लिए हमने क्या किया, अब ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं ये बताना है अपने को, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, 0 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, क्योंकि फंक्शन का डेफिनेशन 0 पे चेंज हो रहा है, तो 0 पे ही चेक करना होगा। 0 के अलावा तो कंटिन्यूअस है ही, अब जो तुम देखे थे 0 के अलावा अदर देन 0 कंटिन्यूअस है, उसकी वैल्यू क्या आती है, जैसे अगर तुमसे कोई पूछे लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस बताओ, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट बताओ फंक्शन का, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में सॉरी 1 माइनस 0 माइनस, सॉरी 0 माइनस, लिमिट x टेंड्स 0 पे चेक कर रहा है ना, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस बताओ, तो 0 माइनस क्या हो जाएगा, sin x/x, ऐसा कुछ। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, लिमिटिंग वैल्यू 1 होती है भाई, है ना। वैसे ही सेम कहानी राइट हैंड लिमिट के लिए हो जाएगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x 0 प्लस बोल दो, चलो, तो sin x/x इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। यानी इन शॉर्ट क्या हो गया, दोनों अब इतना 2 बार लिखने से अच्छा है कि एक ही बार लिमिट निकाल लेते हैं, है ना। तो लिमिटिंग वैल्यू तो वैसे भी आ जाती, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/x लिखा हुआ है ना।
तो एक्चुअली में ये एक्सप्रेशन ब्रेक हो गया, ये दो एक्सप्रेशन तो बनता है ना। एक बार अंदर 0 प्लस गया और एक बार अंदर 0 माइनस गया, समझ में आया बात? एक बार अंदर 0 प्लस गया और एक बार अंदर 0 माइनस गया, तो है तो वही बात लिखा हुआ है, तो डायरेक्टली बात वही है। तो जो लिमिटिंग वैल्यू है वो 1 के बराबर है, ठीक है। तो अगर तुमको fx की वैल्यू 0 पे चेक करनी है, fx की वैल्यू 0 पे चेक करनी है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 1, राइट हैंड लिमिट भी 1, और एग्जैक्टली 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है ना, तो वो भी 1, तीनों बराबर हो गया। तो हम क्या बोलेंगे? therefore fx is continuous, therefore fx is continuous at x equals to 0। अब x 0 पे continuous है और उसके अलावा तो continuous था ही पहले से, continuous into continuous, तो हर जगह continuous हो गया, है ना। बस x को 0 पे डाउट सा चेक कर लिए, बाकी सब जगह तो continuous ऑलरेडी है। अगर x 0 नहीं होगा तो sin x भी continuous, 1/x भी continuous, तो continuous to continuous continuous हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि हम बोल देंगे कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, यानी fx इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू r। तो x बिलोंग्स टू r में ये क्या है? फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, sin x by x। ओके, इसका ग्राफ भी एक बार डेस्मोस से दिखाए थे तुम लोग को, याद आ रहा है कुछ? यस सर। याद आ रहा कैसा आया था? कैसा आया था, याद है कुछ? हल्का सा भी धुंधला धुंधला कुछ ऐसा था ना, ऊपर से ऐसे कुछ ऐसा, कुछ ऐसा इस टाइप का छोटा होता जाता था, याद आ रहा है ना? कुछ ऐसा छोटा होता जाता था, याद आ रहा होगा। और ये वन था, ठीक है। तो वही था कहानी, और क्या। तो कॉन्टिन्यूअस ग्राफ था उसका, है ना, ब्रेक तो हो नहीं रहा था, ठीक है। तो नेक्स्ट जो बात है वो ये है कि कॉन्टिन्यूटी कहाँ चेक करेंगे। तो सवाल उठता है दिमाग में, अगर कॉन्टिन्यूटी चेक करना होगा तो वेयर टू चेक कॉन्टिन्यूटी, सबसे बड़ा सवाल ये। वेयर टू चेक कॉन्टिन्यूटी, क्वांटिटी को चेक किया जाए तो कहाँ किया जाए, ठीक है। तो उसके लिए कुछ कुछ चीजें हैं कि कौन कौन जो है, कौन कौन सा ऐसा पॉइंट है जो क्रिटिकल पॉइंट जहाँ पे मतलब हो सकता है डिसकंटिन्यूअस। तो पहला क्या है? वेयर एवर फंक्शन चेंजेस इट्स डेफिनेशन, वेयर एवर फंक्शन चेंजेस इट्स डेफिनेशन, जहां भी फंक्शन अपना डेफिनेशन चेंज करे। अब जैसे ये थोड़ा कम समझ में आया होगा अगर, तो पिछला स्लाइड में दिखा रहा हूं मैं। जैसे देखो इसमें क्या था, 0 पे फंक्शन अपना डेफिनेशन चेंज कर रहा था ना, जो क्वेश्चन नंबर 7 हमने किया था, इसमें फंक्शन अपना डेफिनेशन कहाँ चेंज कर रहा था? 0 पे चेंज कर रहा था। तो 0 हमारा डाउटफुल पॉइंट आ गया, ठीक है ना। अब तुम सब जगह चेक कर सकते हो, अब तुमसे पूछे कंटिन्यूअस है कि नहीं ग्राफ, तुम थोड़े ना माइनस से प्लस हर एक नंबर डालते जाओगे, तो तुम डाउटफुल पॉइंट पे चेक करोगे ना। डाउटफुल पॉइंट, डाउटफुल पॉइंट नंबर 1 कौन? जहां फंक्शन अपना डेफिनेशन चेंज करे। सेकंड, at a point where one of the involved function or expression is discontinuous or undefined, is discontinuous or undefined। मतलब हमने क्या बोला समझने की कोशिश करो, और undefined। तो at a point where one of the involved function or expression is discontinuous or undefined, मतलब सपोज देख लो, जैसे मान लीजिए fx is equals to, है ना, fx is equals to, मान लो 3 डेफिनेशन दिया हुआ है। सपोज कुछ ऐसा दिया हुआ है कि x जो है वो जब लेस देन 1 है, तो मान लो कि कुछ है, कुछ भी यहाँ पे fx का डेफिनेशन कुछ है, और मान लो x जो है वो 1 से बड़ा है, या फिर हाँ x जो है वो मान लो 1 से लेकर के 3 के बीच में है। तो x जब 1 से 3 के बीच में, तो डेफिनेशन कुछ और है फंक्शन का, ठीक है। फिर मान लो x जो है वो 3 से बड़ा है, तो डेफिनेशन कुछ और है। मान लो 3 डेफिनेशन दिया हुआ है fx का, तो फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ कहाँ चेंज हो रही है? एक तो 1 डाउटफुल पॉइंट में आ जाएगा, क्योंकि 1 पे चेंज हो रहा है और 3 पे चेंज हो रहा है, तो 1 और 3 आ गया डाउटफुल पॉइंट। अच्छा, मान लो कि
पहला वाला जो इन्वॉल्व एक्सप्रेशन था, इस फंक्शन एफ एक्स में 3 इन्वॉल्व एक्सप्रेशन है, तो वो जो इन्वॉल्व एक्सप्रेशन है उसको अगर कहीं दिक्कत होगी तो वहां भी चेक करेंगे। लाइक मान लो ऊपर वाला में नीचे डिनोमिनेटर में x माइनस 0 टाइप का चीज मान लो बन जाता, या x माइनस 1 टाइप का चीज बन जाता, सपोज x माइनस 1 टाइप का चीज बन जाता, तो इसका मतलब कि x इज इक्वल टू ऊपर में कुछ भी होता, तो x इज इक्वल टू 1 डालने पे क्या हो जाएगा, ये इन्वॉल्व एक्सप्रेशन fx में जो इन्वॉल्व एक्सप्रेशन उसका एक ब्रांच है ना, उसका जो इन्वॉल्व एक्सप्रेशन है वो क्या आ जाएगा, वो अनडिफाइंड आ जाएगा, या उसको कोई दिक्कत हो जाए तो वहां भी चेक करेंगे। सॉरी 1, चलो 1 है ना, तो यहाँ पे कुछ और लेते हैं यार, जैसे 1 x प्लस 1 कर लेते हैं, तो अगर x प्लस 1 कर लेते तो इसका मतलब कि -1 पे 0 हो रहा था जियोमेट्री, तो -1 पे अनडिफाइंड हो जाता, तो -1 भी डाउटफुल पॉइंट में आ जाता। तो इन्वॉल्व एक्सप्रेशन यानी कि 3 इन्वॉल्व एक्सप्रेशन है इसमें, इन्वॉल्व एक्सप्रेशन में अगर कोई दिक्कत है, कोई डाउटफुल पॉइंट है ना, जैसे कहीं फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है या ऑलरेडी हमको पता है कि वहां पे डिसकंटिन्यूअस होता है, तो उन सब पॉइंट्स को भी चेक करेंगे, ठीक है बस, और कुछ और बाकी सब और कहीं नहीं चेक करेंगे, बाकी सब जगह सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन पे आ जाते हैं वापस, क्वेश्चन नंबर 8, फिर से वही क्वांटिटी चेक करनी है अपने को, और एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स when x is less than equals to 1 and sin pi x divided by x minus 1 when x is greater than 1, ठीक है। तो इसमें फंक्शन की, इसमें डाउटफुल पॉइंट क्या है, कहाँ कहाँ चेक करोगे, पहले डाउटफुल पॉइंट निकाल लो, ठीक है। तो सबसे पहले दिमाग में क्या चलना चाहिए, डाउटफुल पॉइंट, जहां पे फंक्शन के डिसकंटिन्यूअस होने के चांसेस हैं, तो डाउटफुल पॉइंट्स क्या क्या हो जाएगा, तो डाउटफुल पॉइंट हो सकता है x इज इक्वल टू 1, क्यों, x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, एक तो 1 आ गया, फिर इन्वॉल्व एक्सप्रेशन देखा, पहला वाला इन्वॉल्व एक्सप्रेशन देखा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, तो फर्स्ट वाला इन्वॉल्व एक्सप्रेशन जो है वो तो कॉन्टिन्यूअस है हमेशा, उसको कहीं कोई दिक्कत है नहीं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को, ठीक है, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, उसके कारण कोई एक्स्ट्रा डाउटफुल पॉइंट नहीं आया, ओके। दूसरा वाला जो इन्वॉल्व एक्सप्रेशन है साइन पाई एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, इस इन्वॉल्व एक्सप्रेशन को कहाँ दिक्कत है, एक्स इज इक्वल टू 1 पे, तो इसके कारण जो डाउटफुल पॉइंट आया वो 1 ही आया, ठीक है। तो 1 पे ऑलरेडी तो हम लिख चुके हैं, 1 पे चेक करेंगे, ठीक है, यानी कि अल्टीमेटली अपने को सिर्फ 1 पे चेक करना है, और नहीं चेक करना है, ठीक है, बाकी जगह कोई लफड़ा होगा नहीं, सिर्फ 1 पे दिक्कत होगा, तो इसका मतलब कि 1 पे चेक कर लो। 1 पे कैसे चेक करेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1 निकालेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट किसका निकालेंगे, एफ एक्स का निकालेंगे ऑफ कोर्स, एक्स इज इक्वल टू 1 पे, तो एक्स इज इक्वल टू 1 पे जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, तो जैसे मान लीजिए हम कैसे लिखेंगे इसको, लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, ऐसा कुछ लिखेंगे, तो इसको हम शॉर्ट में एफ ऑफ 1 माइनस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो 1 माइनस के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइन है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डिफाइन है ना, तो इसका मतलब कि बेसिकली ये क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, और एफ एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आएगा, क्यों, क्योंकि जब 1 से छोटा होगा फंक्शन, जस्ट छोटा होगा 1 से, तो डेफिनेशन कौन सा आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का डेफिनेशन आ जाएगा, तो वो यूज कर लिया। अब इसमें 1 डालो तो 1 माइनस 0 है ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। वैसे ही तुम क्या करोगे, राइट हैंड लिमिट निकालोगे, राइट हैंड लिमिट निकालोगे एट एक्स इज इक्वल टू 1 एफ एक्स का, तो इसको लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस, ठीक है, और 1 प्लस पे फंक्शन का कौन सा डेफिनेशन लेंगे, 1 प्लस पे फंक्शन का ये डेफिनेशन लेंगे, क्योंकि 1 से जस्ट बड़ा नंबर डालने पे है ना, फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, साइन पाई एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, तो एफ एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे साइन पाई एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, तो दिस थिंग इज इक्वल्स टू, तो अब इसमें अगर हम x की जगह पे 1 डालें, इसमें अगर हम इसका लिमिट निकालना है अपने को, है ना, तो इसका लिमिट जैसे निकालते हो निकाल लो, तो इसका लिमिट निकालने का तरीका हमने क्या बताया था, अगर x की वैल्यू 1 डाल रहे हो तो साइन पाई, ऊपर में 0 नीचे में 0, 0 बाई 0 फॉर्म बन रहा है, तो या तो LH लगा लिया, ऊपर डिफरेंशिएट कर लिया, या फिर हमने एक तरीका क्या बताया था कि ऊपर वाले को इसको लिख सकते हैं लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 प्लस साइन ऑफ पाई में से
क्या किए, पाई एक्स को घटा दिए, ठीक है। तो साइन पाई माइनस थीटा इज बेसिकली इक्वल टू साइन थीटा। तो ऊपर वाले को हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नाम की चीज नहीं है, ठीक है ना। नीचे वाले को लिख सकते हैं, हम नीचे वाले को लिख सकते हैं x माइनस 1, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। फिर हमने क्या बताया था कि अगर साइन का आर्गुमेंट 0 को जा रहा हो तो उसको उसके आर्गुमेंट से रिप्लेस कर सकते हैं, तो अब कर सकते हैं रिप्लेस कर दिया। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस, ऊपर वाले में पाई कॉमन ले लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 1 माइनस एक्स मिल जाएगा, और नीचे में क्या है, x माइनस 1 है, तो ये दोनों कैंसिल होगा तो -1 देगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस पाई। तो हमने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ गया, राइट हैंड लिमिट माइनस पाई आ गया, ठीक है। और एग्जैक्टली अगर फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्टली 1 पे निकालो, f1 निकालो, तो फंक्शन की वैल्यू एट एग्जैक्टली 1 पे कौन सा डेफिनेशन आएगा, ये डेफिनेशन आएगा, x को माइनस एक्स आएगा। क्यों, क्योंकि जब x में जब 1 पे इक्वल टू लगा हुआ तो ये है, तो फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्टली 1 पे कितनी आ रही है, 0 आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि इसमें हम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स में एक्स की वैल्यू एग्जैक्टली 1 डालेंगे तो 1 माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो ओवरऑल हमने क्या देखा, ओवरऑल हमने देखा कि पूरा का पूरा जो है f1 की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि तीनों बराबर नहीं आया, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन के तीनों बराबर नहीं आया, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो यानी कि इसको बोलेंगे क्या कि fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पे fx क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। इजी था, समझ में आ गया होगा, लिमिट ही निकालना है, कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल्स टू अपॉन 3 की पावर 1 बाई एक्स प्लस 3 की पावर माइनस 1 बाई एक्स। ये एफ एक्स की बिल्कुल सही है, परफेक्टली। ये कब है, व्हेन x नॉट इक्वल टू 0 पे ये है, और जब x इक्वल टू 0 है तो f(x) क्या है, एग्जैक्टली 0 है, ठीक है। तो ये फंक्शन की दो डेफिनेशन दिया हुआ है, बोल रहा है कि इसकी क्वांटिटी डिस्कस करो। आंसर लायक, पर लिमिट निकाल ली होगी 0 पे, मेन तो लिमिट ही निकालना है। तो ऐसा कुछ हमने कराया था, याद आ रहा है कुछ कि नहीं याद आ रहा है, चलो बता देते हैं। आदित्य, हुआ तुमसे? तो इसमें हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लिखेंगे क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, फिर क्या लिखेंगे, 3 रेस्ट टू 1 बाई एक्स माइनस 3 रेस्ट टू माइनस 1 बाई एक्स अपॉन 3 रेस्ट टू 1 बाई एक्स प्लस 3 रेस्ट टू माइनस 1 बाई एक्स। ओके, इसमें देखो अगर हम x की वैल्यू 0 प्लस डालेंगे तो कैसा बन रहा होगा, 3 रेस्ट टू इनफाइनाइट 1 अपॉन 0 प्लस इन्फिनिटी माइनस 3 रेस्ट टू माइनस इनफाइनाइट, सही है ना, अपॉन 3 रेस्ट टू इनफाइनाइट प्लस 3 रेस्ट टू माइनस इनफाइनाइट। और देखो 3 रेस्ट टू माइनस इनफाइनाइट क्या 0 जाएगा, तो एक्चुअली में क्या बन जाएगा, 3 रेस्ट टू इनफाइनाइट अपॉन 3 रेस्ट टू इनफाइनाइट, ये -0 इस तरह का चीज बन गया। और समथिंग के बाद इन्फिनिटी है ना, समथिंग बाय इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। तो ये बेसिकली क्या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, ये तो इतना चेक किए इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है कि नहीं, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म निकला, ठीक है ना। तो इसमें करेंगे क्या, इसको सॉल्व करने के लिए ऐसे क्वेश्चन हमने क्या बोला था कि हमेशा एक चीज कॉमन ले लेना, ठीक है। तो क्या कॉमन लेने से फायदा होगा ये अपने को देखना है, 0 बनाना है तो क्या कॉमन ले लोगे। तो इसमें हमने क्या किया, 3 रेस टू 1 बाई एक्स को कॉमन ले लिया, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, ठीक है। तो 1 माइनस यहाँ क्या बन जाएगा, 3 रेस टू माइनस 2 बाई एक्स, सही है क्या, हेलो
अपॉन नीचे में भी 3/1/x कॉमन ले लिया तो ये क्या बन जाएगा 1 + 3 - 2/x। सही है क्या? परफेक्टली। अब ये तो कैंसिल हो गया, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया, इन्फिनिटी इन्फिनिटी फॉर्म बना था, ये दोनों टर्म कैंसिल हो गया। अब अगर हम x की जगह पे 0+ डालेंगे, अब अगर हम x की जगह पे 0+ डालेंगे तो अपना ये जो टर्म है ये 0 हो जाएगा, ये जो टर्म है ये 0 हो जाएगा, है ना? तो ये क्या बन जाएगा 1/1 विच इज इक्वल्स टू 1। तो जो राइट हैंड लिमिट आया वो कितना आ गया 1 आ गया। वैसे ही लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो लेफ्ट हैंड में क्या करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, फिर क्या करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है अपने को, तो पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। ऐसा कुछ क्वेश्चन है +3 - 1/x, तो ये कैसा फॉर्म बन रहा है पहले फॉर्म चेक कर लो। तो अगर हम 0 माइनस डालते हैं, ठीक है ना, अगर हम इसमें x के जगह पे 0 माइनस डालेंगे तो 3⁻∞ -3⁻∞ अपॉन 3⁻∞ प्लस 3⁻∞। तो 3⁻∞ क्या आता है 0 हो जाता है, ये तो ये भी 0 हो जाता है, तो माइनस ऑफ 3⁻∞ को इन्फिनिटी बोल सकते हैं। तो एक्चुअली में क्या बन गया माइनस ऑफ इन्फिनिटी फॉर्म, तो ये भी तो इन्फिनिटी फॉर्म ही है, ठीक है। तो इसका मतलब कि इसमें भी कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। इस बार हमने क्या किया, इस बार हमने 3⁻⁻1/x को कॉमन ले लिया, ठीक है, क्योंकि ये इन्फिनिटी फॉर्म क्रिएट किस कारण से हो रहा था, इसी कारण से हो रहा था, 3⁻1/x के कारण ही हो रहा था, क्योंकि यही इन्फिनिटी क्रिएट कर रहा था। तो इसको कॉमन ले लिए, तो 3⁻2/x - 1 डिवाइड बाई नीचे में नीचे से भी हमने क्या किया 3⁻1/x को कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बन जाएगा 3⁻2/x + 1, ठीक है। ये दोनों टर्म हो जाएगा कैंसिल, और जो इसकी वैल्यू आ जाएगी ऑफ कोर्स x को जब 0 माइनस डालोगे, x को जब 0 माइनस डालोगे, यहाँ पे क्या है लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, x को जब 0 माइनस डालेंगे तो ये चीज क्या बन जाएगा 3⁻∞ या -∞ क्या हो जाएगा, आई थिंक ये क्या आना चाहिए देख लो, माइनस 0 माइनस डाल रहे हैं तो माइनस प्लस 3⁻∞ बन जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगा उससे 3:1/x एक में कॉमन लेंगे और एक में कॉमन लेंगे 3:-1/x। 3:-1/x कॉमन लेने से फायदा नाम का चीज नहीं हो रहा है। 3:-1/x कॉमन लिया, नीचे में 3:-1/x कॉमन लिया, तो -2/x -1 सही है, -2/x ही होगा ना, नहीं 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 -1/x कॉमन लिए तो ये 2/x हो जाएगा, सॉरी ये +2/x हो जाएगा, सॉरी देख लो तुम लोग नहीं बोले, बोलना चाहिए था। देखो जैसे इतना समझ लो लाइक जैसे a⁻x -a⁻y ऐसा कुछ लिखा हुआ है, अगर तुम इसमें से कोई भी एक टर्म कॉमन लेते हो लाइक a⁻x कॉमन लेते हो तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है 1 - a⁻y - x। अगर इसमें से तुम अगर कॉमन लेते हो क्या a⁻y कॉमन लेते हो तो ये बन जाता है a⁻x - y - 1, ठीक है ना। तो उसी के लॉजिक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो तुमको दिख रहा होगा 3⁻1/x कॉमन ले लिए, तो जो चीज कॉमन लेते हैं वो चीज घट जाता है, तो घटने का मतलब क्या नेगेटिव का ऊपर जाके पॉजिटिव तो प्लस बन जाएगा, ठीक है, इसलिए तो इन्फिनिटी में बन ही रहा था। तो एक्चुअली में ये 2/x आ जाएगा और ये भी 2/x आ जाएगा। अब x क्या है 0 माइनस, तो 2/0 माइनस, ठीक है, 3 की पावर 2/0 माइनस ऐसा कुछ बन गया ना, तो 2/0 माइनस क्या होता है -∞, तो 3 की पावर -∞, इसको 1/3 की पावर इनफाइनाइट लिख सकते हैं, तो 1/∞ लिख सकते हैं, तो ये 0 हो जाएगा। यानी कि अगर तुमसे कोई पूछे
कि 3 की पावर 2 बाई एक्स है और x 0 माइनस को जा रहा है, तो 3 की पावर 2 बाई 0 माइनस, तो समथिंग अपॉन 0 माइनस एक्चुअली में पूरा नेगेटिव नंबर है लेकिन बहुत बड़ा नंबर है, तो यानी कि माइनस इन्फाइनाइट है वो, तो 3 रेज़ टू माइनस इन्फाइनाइट इज इक्वल्स टू इसको 1 अपॉन 3 रेज़ टू इन्फाइनाइट लिख सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल्स टू इसको 1 अपॉन इन्फाइनाइट लिख सकते हैं, तो इज इक्वल्स टू 0 हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अपना ये चीज 0 और ये चीज भी 0, तो ये दोनों चीज हो गया 0, ठीक है। तो बचा क्या, फाइनली बचा क्या, -1 अपॉन 1 बचा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गया -1 और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई 1। तो अगर पूरा कहानी देखो, एफ का कहानी देखो, तो एफ का कहानी में तीनों अलग अलग चीज आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया -1, फंक्शन वैल्यू एग्जैक्टली 0 पे आ गई 0, और फंक्शन की वैल्यू राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई 1, तो तीनों ही अलग अलग आ गया ना, तो डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा ये, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, ठीक है, समझ में आया होगा बात। और x इक्वल्स टू 0 को छोड़ के बाकी सब जगह क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में अगर तुम्हें ऐसा दिया हो रहा है, पिछला क्वेश्चन जैसा ही है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू, इसके दो डेफिनेशन है। पहला डेफिनेशन है x इंटू 3 रेज टू 1 बाई एक्स माइनस 3 रेज टू माइनस 1 बाई एक्स डिवाइडेड बाई 3 रेज टू 1 बाई एक्स प्लस 3 रेज टू माइनस 1 बाई एक्स। ये कब है, व्हेन x नॉट इक्वल्स टू 0, और एट x इक्वल्स टू 0, जब x एग्जैक्टली 0 के बराबर है तो फंक्शन की वैल्यू 0 है। तो फंक्शन का दो डेफिनेशन दिया हुआ है। पिछला क्वेश्चन से बस फर्क क्या हो गया, एक्स्ट्रा चीज क्या आ गया इसमें, x मल्टीप्लाई में आ गया साथ में, इस एक्सपेंस साथ x प्रोडक्ट में आ गया, ठीक है ना। सोल्यूशन बिल्कुल पिछला क्वेश्चन जैसा ही करेंगे, कोई नया चीज नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम जब राइट हैंड लिमिट निकाले थे, जैसे राइट हैंड लिमिट निकाले थे पिछला क्वेश्चन का, है ना, पिछले क्वेश्चन में जैसे राइट हैंड लिमिट निकाले थे तो वो हमारा क्या था, 1 आया था, है ना। तो उसमें जब 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। चलो करके दिखाई देते हैं। तो क्या जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, है ना, x इंटू हमने क्या किया, 3 रेज टू 1 बाई एक्स को बाहर ले लिया, ओके, वही काम करेंगे। फिर आ जाएगा 1 माइनस 3 रेज टू माइनस 2 बाई एक्स अपॉन, वही सब काम चल रहा है, 3 रेज टू 1 बाई एक्स इसमें बाहर ले लिया, ये 1 प्लस 3 रेज टू माइनस 2 बाई एक्स, ऐसा कुछ चलेगा। अब देखा कि ये चीज 0, ये चीज 0 खत्म, ये कैंसल। अब तुम अगर x के ऊपर 0 प्लस डालोगे तो इस x के कारण क्या हो जाएगा, 0 प्लस इंटू 1 बाई 1, ठीक है। तो बेसिकली 0 ही आया ना, ठीक है। वैसे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे इस क्वेश्चन में, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, फिर से वही कहानी, x इंटू, इस बार कॉमन लेंगे 3 रेज टू माइनस 1 बाई एक्स को कॉमन लेंगे, तो अंदर आ जाएगा 3 रेज टू 2 बाई एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 रेज टू माइनस 1 बाई एक्स, बाहर कॉमन लिया, अंदर आ जाएगा 3 रेज टू 2 बाई एक्स प्लस 1, ओके। तो देखा कि ये टर्म और ये टर्म तो कैंसिल ही हो गया, फिर देखा कि ये दोनों तो 0 ही हो गया, सही है। तो x के लिए अगर 0 जाएगी तो ये कैसा फॉर्म बनेगा, अब ये कैसा फॉर्म बन रहा है, 0 माइनस इंटू माइनस 1 बाई 1, तो ओवरऑल क्या 0 ही आ गया ना, 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो 0 ही आ गया। तो लेफ्ट हैंड में भी 0 आ गया, राइट हैंड में भी 0 आ गया, और फंक्शन के लिए 0 है ही, यानी कि f0 की अगर हम बात करें तो वो भी 0 ही आ रहा है। तो इसमें अगर हम बात करें fx की, तो इस केस में fx का जो तीनों वैल्यू है वो सेम आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट 0, फंक्शन की वैल्यू 0 पे 0 और राइट हैंड लिमिट 0, ठीक है। तो फंक्शन क्या आ जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस, है ना।
क्लियर? यस यस नेक्स्ट आगे 11 नंबर क्वेश्चन। इस बार क्या दिया हुआ है? fx इज इक्वल्स टू इस बार दिया हुआ है fx इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इनटू sin pi by 2x divided by x square plus x plus 1 when x जो है वो 0 से लेके 4 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये चीज है। और x जब 4 से बड़ा है तो फंक्शन का डेफिनेशन क्या है? sin पाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस कॉस पाई एक्स। ये पूरी स्टोरी चल रही है। तो इसमें मुझे ये बताना कि पहले कौन कौन डाउटफुल पॉइंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है। तो पहले फंक्शन का डेफिनेशन कहाँ कहाँ चेंज हो रहा है? तो 4 पे चेंज हो रहा है, ठीक है ना? तो फंक्शन का 4 पे चेंज हो रहा है। और एक्सट्रीम पॉइंट पे भी चेक करना पड़ता है क्या? तो एक्सट्रीम पॉइंट पे भी चेक कर लेंगे, क्योंकि इसमें एक्सट्रीम पॉइंट 0 है और 4 है, ठीक है ना? तो 0 पे और 4 पे भी चेक करेंगे एक्सट्रीम पॉइंट पे। तो जो हमारा कंटिन्यूटी कहाँ, यानी कि डाउटफुल पॉइंट में क्या आएगा? माइक थोड़ा नहीं हिलावा दे, माइक थोड़ा बहुत ज्यादा हिल रहा है, इसलिए शायद थोड़ा साफ आ जा रहा है। हाँ, माइक थोड़ा कम हिलाओगे ठीक रहेगा। माइक को स्टेबल रखो, हिलाओ मत। तुम्हारा माइक हिल रहा है इसलिए आवाज आ जा रहा है। कंटिन्यूटी इसमें कहाँ डाउटफुल पॉइंट्स क्या आ जाएगा? 1 2 3 चलते रहेगा इसमें। हाँ, पहले डाउटफुल पॉइंट से पता चल जाएगा। डाउटफुल पॉइंट एक तो अपना आ गया, एक तो आ गया 0, ठीक है, एक आ गया 4। ये दोनों तो कर ही लेंगे। 4 पे तो डेफिनेशन ही चेंज हो रहा है, इसलिए करेंगे, है ना? 0 पे इसलिए करेंगे, 0 क्या है? लेफ्ट एक्सट्रीम वैल्यू है, क्योंकि इसका डोमेन अगर देखा जाए fx का, तो 0 से लेकर के इनफाइनाइट है ना। तो लेफ्ट एक्सट्रीम वैल्यू क्या है? 0। तो लेफ्ट एक्सट्रीम और राइट एक्सट्रीम को भी काउंट करते हैं, है ना? हालांकि इसमें राइट एक्सट्रीम है ही नहीं, राइट तो इनफाइनाइट है, ठीक है ना? क्योंकि 0 लेफ्ट मतलब उससे कम हो ही नहीं सकता है x 0 से छोटा, क्योंकि इसमें डेफिनेशन दिया ही नहीं है। तो इसका मतलब कि हम मान के चलेंगे कि 0 छोटा ही नहीं ग्राफ। तो इसका मतलब कि 0 पे भी चेक करना पड़ेगा अपने को, डाउटफुल पॉइंट में आ जाएगा, क्योंकि वो लेफ्ट एक्सट्रीम पॉइंट है। 4 पे फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो रहा है, इसलिए चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद और क्या क्या डाउटफुल पॉइंट आ जाएगा? तो हमने देखा फ्रैक्शनल पार्ट। अब देखो पहला वाला जो एक्सप्रेशन इन्वॉल्व है, उस वाले एक्सप्रेशन इन्वॉल्व एक्सप्रेशन हमने क्या देखा कि फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा है पिक्चर में, ठीक है ना? तो फ्रैक्शनल पार्ट तो हर इंटीजर पे क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस होता है। तो इसका मतलब कि कहाँ कहाँ और क्या क्या पिक्चर में आ जाएगा नया नया पॉइंट? तो 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? हर इंटीजर आ जाएगा 0 से 4 के बीच में जो भी इंटीजर है। तो 1 2 3 भी आ जाएगा पिक्चर में उसके कारण, ठीक है। बाकी तो साइन पाई बाई 2x से कोई दिक्कत नहीं है, वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो रहा है। इसका डी नेगेटिव है स्क्वायरटिक का, है ना? तो स्क्वायरटिक का डी नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है। तो उसके कारण वो कभी 0 हो ही नहीं रहा है, वो क्वाड्रेटिक फैक्टराइज हो ही नहीं रहा है वो क्वाड्रेटिक। दिक्कत नाम की चीज है नहीं, नीचे में कभी 0 बनेगा नहीं। तो इसका मतलब कि यही सब डाउटफुल पॉइंट आ गया। सेकंड जो इन्वॉल्व एक्सप्रेशन है ये वाला साइन वाला, साइन पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस व्हाटएवर जो भी है cos पाई एक्स, ऐसा कुछ लिखा हुआ है ना। हाँ, सेकंड जो इन्वॉल्व एक्सप्रेशन है, इसमें डाउटफुल पॉइंट्स कौन कौन है? तो इसमें जो डाउटफुल पॉइंट्स आएगा हमारा, इसके हिसाब से देखा जाए तो क्या डिनोमिनेटर कभी 0 हो रहा है क्या? कभी नहीं होगा। cos ऑफ समथिंग इज ऑलवेज बिटवीन -1 से +1। तो 2 माइनस -1 से +1 ऐसा कुछ होगा। 2 में से 1 घटाओगे तो 1 आ जाएगा, और या 1 जोड़ोगे तो 3 आ जाएगा। तो ये 1 से 3 के बीच में लाई करेगा। वैसे नीचे वाला पॉजिटिव ऑलवेज, है ना? इसमें भी डिनोमिनेटर के ऑलवेज पॉजिटिव, डिनोमिनेटर का कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर में कंटिन्यूअस सही।
तो इसका मतलब इसके अलावा और कोई डाउटफुल पॉइंट नहीं है, ठीक है। 0 1 2 3 4 चारों पे चेक करना पड़ेगा। तो शुरुआत कर देते हैं 0 से। तो एट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स 0 पे चेक करेंगे। तो कैसे चेक करोगे? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, राइट हैंड लिमिट निकालोगे। इतना दिमाग कौन लगाए? तो हम थोड़ा शॉर्ट में लिखने की कोशिश करेंगे क्योंकि अपना क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा बहुत ज्यादा। साइन पाई बाई 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो अगर हम इसमें 0 प्लस पे चेक करें, या फिर एक काम करते हैं, हम तीन लाइन बनाते हैं, समझ लेना उसी से। ऐसे 3 लाइन बनाएंगे, ठीक है ना। 3 लाइन का 2 लाइन बनाते हैं, एक लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। 0, हाँ अच्छा, इस पे 0 प्लस पे चेक करना पड़ेगा ना। अब 0 पे तो 0 माइनस पे चेक करेंगे नहीं, 0 पे तो हम 0 माइनस पे चेक करेंगे, हम 0 प्लस पे चेक करेंगे और एग्जैक्ट 0 पे चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड में चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये लेफ्ट एक्सट्रीम पॉइंट है। तो हम राइट कंटिन्यूटी चेक करेंगे ना। जैसे मान ली ग्राफ जो है ना, 0 से बनना स्टार्ट ही हुआ है, ग्राफ कहीं से ऐसा कुछ बन रहा होगा, ऐसा कुछ बन रहा होगा, ठीक है। या पता नहीं ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा, बट जैसा भी है 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो हम ये देखें कि ये राइट, इसको क्या बोलते हैं, राइट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो ये राइट कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, ये देखेंगे ना। तो इसका मतलब कि इसमें सिर्फ 0 प्लस पे चेक करेंगे, 0 माइनस पे तो है ही नहीं फंक्शन। तो सिर्फ 0 प्लस और फंक्शन की वैल्यू 0, दो जगह कॉन्टिन्यूस हो गया तो मतलब दोनों वैल्यू सेम आ गया तो सेम हो गया। तो पहले फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्ट 0 पे चेक कर लो, ठीक है। तो अगर एग्जैक्ट 0 पे फंक्शन वैल्यू चेक करोगे, यानी कि एग्जैक्टली हम f0 यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में हमने एग्जैक्टली f0 निकाला। एग्जैक्टली 0 पे क्या बन रहा होगा, देख लिया। तो एग्जैक्टली 0 पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या आती है? 0 इनटू साइन पाई बाय 2x का वैल्यू क्या आता है? 0 और नीचे में 1, तो 0 इंटू 0 डिवाइड बाई 1, तो एग्जैक्टली 0 आ गया, मतलब f0 की वैल्यू 0 आ गई। तो एग्जैक्टली 0 पे फंक्शन वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। अब देखते हैं कि इसका 0 प्लस पे वैल्यू क्या रहा होगा, है ना। तो 0 प्लस पे यानी कि लिमिट लिख लिया x टेंस टू 0 प्लस। 0 प्लस पे फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या? 0 प्लस पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 0 ही आ जाएगी, है ना। साइन पाई बाई 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा, और ये 1, तो ये भी 0 ही आ गया। तो देखा कि फंक्शन की वैल्यू और यानी कि f0 इक्वल्स टू f0 प्लस आ गया। तो ये राइट कॉन्टिन्यूअस है ग्राफ, ठीक है। तो देयरफॉर राइट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, देयरफॉर राइट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। हमने एक टर्म लिखवाया था पिछले क्लास में, लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस राइट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। तो ये राइट कॉन्टिन्यूअस है 0 पे, है ना। लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करना ही नहीं है, मतलब बाकी बात करना ही नहीं है सिंपली। अब 1 पे चेक करेंगे, तो ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट पे चेक किया और एट x इक्वल्स टू 1, 0 पे कॉन्टिन्यूअस आ गया, x इक्वल्स टू 1 पे चेक कर लेते हैं। फिर से फंक्शन लिख लिया। फंक्शन हमारा था फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x साइन पाई बाई 2x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इनटू साइन पाई बाई 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है। तो जब x की वैल्यू 1 होगी तो 0 से लेकर 4 के बीच में तो ये डेफिनेशन है, 0 से लेकर के 4 तक तो ये डेफिनेशन है। तो 1 पे भी तो अपने को यही डेफिनेशन लेना पड़ेगा। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 1 पे चेक किया, तो 1 प्लस और एग्जैक्टली 1 और 1 माइनस, 3 वैल्यू निकालना पड़ेगा ना। तो हम ऐसे निकालेंगे, देखना ये ऐसे 3 करके लिखेंगे। 3 का मतलब समझ गए, 3 एरो देंगे तो तुम समझ जाना कि 3 एरो में लेफ्ट का लेफ्ट वाल LHL, लेफ्ट का लेफ्ट में मतलब निकलेगा, राइट का राइट में मतलब निकलेगा, ऐसा कुछ है। तो यानी कि 1 माइनस पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू कितनी आती है? 1। एग्जैक्टली 1 पे फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 और 1 प्लस पे फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0। फिर वैसे इसका भी तीनों वैल्यू निकाल लिया। थोड़ा जगह की कमी है बट करना पड़ेगा। इसमें भी तीनों वैल्यू आ जाएगा। तो एग्जैक्टली 1 प्लस पे x की वैल्यू जब हम 1 प्लस डाल रहे हैं
सॉरी 1 माइनस डाल रहे हैं, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट का निकाल लेते हैं। 1 माइनस डाल रहे हैं x की वैल्यू, तो साइन पाई बाई 2 माइनस 1 आता है, ठीक है। पाई बाई 2 से थोड़ा कम, तो साइन पाई बाई 2 थोड़ा कम क्या आ जाएगा 1, सही बात है। 1 से थोड़ा कम कोई दिक्कत नहीं है। एग्जैक्टली 1 डालेंगे तो साइन पाई बाई 2 वो भी 1, और 1 प्लस पे भी 1। फिर नीचे में कुछ भी डाल लो, नीचे वाला जो चीज है, नीचे ये पूरा जो चीज है, ये एक्चुअली में क्या रहा होगा, ये लेफ्ट हैंड भी 1 माइनस पे भी 1 ले रहा होगा, एग्जैक्टली 1 पे भी 1 ले रहा होगा, और 1 प्लस पे भी, सॉरी 1 नहीं 3 ले रहा होगा। तो तीनों वैल्यू 3 आ रही होगी, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3। तो अगर हमसे पूछा जाए कि बताओ इसका f ऑफ 1 माइनस बताओ, तो f ऑफ 1 माइनस में क्या आ जाएगा 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3, तो वैल्यू विल बी 1/3। तुमसे कोई पूछे f ऑफ 1 प्लस बताओ, तो f ऑफ 1 प्लस में क्या करेंगे 0, फ्रैक्शनल पार्ट के लिए 0 इंटू साइन पाई बाई 2x की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई नीचे वाली वैल्यू कितनी 3, तो 0 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3 0 आ गया, ठीक है। फिर एग्जैक्टली अगर f ऑफ 1 की वैल्यू पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे, बीच हमने एग्जैक्टली 1, अच्छा एग्जैक्टली 1 का वैल्यू भी f1 के बराबर आएगा, क्योंकि देखो सेम सेम आ रहा है। एग्जैक्टली 1 का वैल्यू निकालोगे तो बीच में वैल्यू 0, फ्रैक्शनल पार्ट के लिए 0, साइन पाई बाई 2x की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 3, तो ये भी 0। तो हमने देखा कि f1 माइनस 1 प्लस में जब अलग अलग आ गया तो इसका मतलब कि डिसकंटिन्यूअस हो गया x इक्वल्स टू 1 पे, तो हम बोल सकते हैं डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। समझ में आया क्या, कि फिर से बनाया? समझ में आया सर। मतलब हम 3 बार कौन लिखे भाई लेफ्ट हैंड राइट में, पागल थोड़ा ना कि 3 बार लिखते जाएंगे, जगह भर जाएगा ना। तो हमने एक तरीका डेवलप कर लिया, 3 तीर बना दिया है ना, सबसे लेफ्ट में लेफ्ट वाला वैल्यू मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, बीच में फंक्शन वैल्यू, राइट में वो वाला वैल्यू, और उसी को तो मल्टीप्लाई करके निकालना है ना। समझ में आ ही गया होगा बात, ठीक है। Yes. तो डिसकंटिन्यूअस हो गया ये, वैसे ही बाकी सब का भी निकालेंगे, 2 पे निकालते हैं हम नेक्स्ट, ठीक है। तो आई थिंक हमको लगता है कि सब पे निकाल लोगे तुम, तो बता दे। एक जगह दिक्कत आएगी, ठीक है बता ही देते, पूरा हो जाता है। लिख लिए, आगे बढ़ते हैं। अब x Yes. इक्वल टू 2 पे चेक करेंगे, x इक्वल टू 2 पे चेक करेंगे, सब पे बिहेवियर सेम ही होगा। देखो 1 पे चेक करो, नहीं 2 पे बदल सकता है, देख लेते हैं, बदल सकता है। क्वेश्चन क्या था, फिर से लिखना पड़ेगा क्वेश्चन। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इनटू sin पाई बाय 2x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब इसमें x जो है वो 3 वैल्यू ले रहा है, तो इसका भी 3 वैल्यू, मतलब एक समझ गए ये 3 एरो हम किस लिए बनाते हैं। अब ये 3 एरोस है, तो देख लो, यानी कि 2 माइनस पे वैल्यू क्या लेगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 2 माइनस वैल्यू कितना लेगा 1, एग्जैक्टली 2 पे कितना लेगा 0, 2 प्लस वैल्यू कितना लेगा 0। फिर पाई बाई 2x है ना, साइन पाई बाई 2x, उसमें 2 माइनस डालेंगे तो 2 से 2 खत्म, पाई माइनस आ जाएगा, तो साइन पाई से थोड़ा कम, पाई यहाँ पे आता है ना, पाई से थोड़ा, पाई माइनस वैल्यू क्या आता है 0, और एग्जैक्टली पाई पे 0, और उस पर भी 0। मतलब हालांकि तुम वैसे मन में सोच रहोगे तुम्हारे दिमाग में यार आपकी 0 पाई माइनस पे 0 प्लस, यहाँ 0 माइनस कह सकते हो, यहाँ एग्जैक्टली 0 कह सकते हो, तुम्हारा मन है ना, कोई दिक्कत थोड़े ना है। बट है तो 0 0 ही ना, कोई बात नहीं है, अगर 0 0 ही है लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 0 0 0 0 0 आ गया, और नीचे में तो भाई कोई दिक्कत ही है, 2 2 डाल दो, 4 2 6 और एक 7, नीचे में 7 आ जाएगा, तो 7 7 7 तीनों पे 7 7। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि f2 बताओ, तो f2 माइनस बताओ, f2 माइनस कितना आ जाएगा 1 इंटू 0 डिवाइड बाई 7 0। तुमसे पूछा जाए कि f ऑफ 2 प्लस बताओ, तो 0 इंटू 0 बाई 7, और यही चीज f2 के बराबर है, ठीक है। तो ये इसमें क्या हो गया, तीनों चीज बराबर आ गया, f2 माइनस f2 प्लस एंड f2 तीनों 0 के बराबर आ गया, तो ये क्या हो गया कॉन्टिन्यूअस हो गया, तो हम बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, ठीक है।
तो इस केस में हमने चेक किया तो क्या मिला, कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, कॉपी कर लो। लिख लिए थे ना, हम आगे बढ़ Yes, गए। हाँ, अब x इज इक्वल टू 3 पे चेक करना है, फिर से वही सब बात बार बार करना पड़ रहा है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इनटू साइन पाई बाय 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो 3 माइनस पे, यानी किसी भी इंटीजर से जस्ट पहले इंटीग्रल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू 1 हो जाती है, एग्जैक्टली इंटीजर पे 0 जाती है, और इंटीजर से जस्ट आगे भी 0 प्लस हो जाता है, मतलब 0 प्लस बोलते हैं 0 बात बराबर ही है। ठीक है, इसमें देखा 3 पाई बाई 2 कितना होता है, 3 पाई बाई 2 की वैल्यू साइन ऑफ x की 3 डालेंगे 3 पाई बाई 2 आ जाएगा। तो ओके, 0 आ गया, पाई आ गया, और ये क्या आ गया, 3 पाई बाई 2 आ गया ना। तो 3 पाई बाई 2 -1 आता है वैल्यू, तो लेफ्ट में लो चाहे राइट में लो, बात बराबर ही है। तो -1 -1 -1, ठीक है, और x 3 डाल दिया है इसमें। हाँ, x 3 डाल दिया, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 13, तो इसमें क्या आ जाएगा, 13 13 और 13, तीनों बराबर बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में देख लो क्या क्या आ रहा है। इस केस में देखा कि f ऑफ 3 माइनस क्या आ रहा है, f ऑफ 3 माइनस इज इक्वल्स टू 1 इंटू -1 डिवाइड बाई 13, तो ये -1/13 आ रहा है। ठीक है, f ऑफ 3 प्लस क्या आ रहा है, f ऑफ 3 प्लस निकाला तो देखा कि f ऑफ 3 प्लस में क्या जाएगा, 0, राइट वाला ले लो, 0 ले लिया, यहाँ से -1 ले लिया, और यहाँ से 13 ले लिया, तो 0 इंटू -1 डिवाइडेड बाई 13, तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, और यही f3 भी आ जाएगा सेम। ठीक है, तो f3 भी 0 आ गया सेम। तो हमने क्या देखा कि अलग अलग आ गया, वैल्यू सेम नहीं आया। ठीक है ना, तो सेम नहीं आया तो क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, x इक्वल्स टू 4 पे चेक कर लेते हैं। लिख ली होगी। yes, अब एट x इक्वल्स टू 4, एट x इक्वल्स टू 4, इसमें थोड़ा सा क्या है, हम लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, कहने का मतलब, यानी कहने का तो क्या हो गया, फंक्शन की वैल्यू 4 से जस्ट पहले निकालेंगे, यानी f ऑफ 4 माइनस निकालेंगे। तो डेफिनेशन देखो, फिर से क्वेश्चन देख लो एक बार। क्वेश्चन में 4 से पहले, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये यूज करेंगे, ये डेफिनेशन ये यूज करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, और ये यूज करेंगे राइट हैंड लिमिट के लिए, है ना। समझ आ रहा होगा बात, दोनों अलग अलग चीज है ना, ऑफ कोर्स दोनों अलग अलग चीज, दोनों को अलग निकालना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इसके लिए, राइट हैंड लिमिट उसके लिए, कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, कर सकते हो, तुम खुद ही कर लेना, है ना। तो अब डू योर सेल्फ कितना करें हम, तो आगे भी तुम सेम तरीके से कर लेना, तुम्हें कुछ ना कुछ चीजें मिल जाएगी। लाइक कैसे कर सकते हैं हम, फिर से लिखना पड़ जाएगा, वही दिक्कत है। मैंने क्या था क्वेश्चन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इनटू साइन ऑफ पाई बाई 2x, और क्या था नीचे में, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और लिमिट क्या है, x अप्रोच टू 4 माइनस। ओके, 4 माइनस वैल्यू क्या ले रहा था, फटाफट देख लो। 4 माइनस कोई भी इंटीजर से जस्ट पहले, कोई भी इंटीजर से जस्ट पहले फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x वैल्यू क्या आती है, 1 इंटू 4 डाल देंगे, या तो 4 से 2 पाई, तो ये 0 डिवाइडेड बाई 16, नीचे में 4 डाल दो, 4 का स्क्वायर 16, 4 20 और 21, तो वैल्यू वैसे भी 0 आ जाएगा, कुछ भी आ जाए नीचे, उससे क्या मतलब है, तो ये 0 आ गया। ठीक है, राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या करोगे, तो राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए डेफिनेशन चेंज हो जाएगा फंक्शन का, तो अलग आ जाएगा। यानी अगर अपने को f ऑफ 4 प्लस निकालना है, f ऑफ 4 प्लस के लिए क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस, और जो डेफिनेशन था वो कुछ और था,
वो था हमारा साइन ऑफ पाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस कॉस पाई एक्स। ये करना है तो क्या करोगे इसमें, पहले ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है कि नहीं वो भी देखना पड़ेगा ना, तो 4 डाल के देख लेते हैं। तो 16 पाई, तो साइन 16 पाई 0, यस और नीचे में कॉस 4 पाई कितना हो जाएगा 1, दो में से एक गया, एक 1 इनडिटरमिनेट फॉर्म है ही नहीं है, तो ये 0/1 आ गया, तो आंसर कितना आ जाएगा 0। देखा कि दोनों बराबर ही आ गया ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 4। ठीक है, यही कहानी चल रही थी, सब पे हमने चेक कर लिया कहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ओके और भी इसमें है कुछ क्वेश्चंस, यहाँ तक के बाद कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, fx is equals to x square divided by 1 plus x square plus x square divided by 1 plus x square का स्क्वायर प्लस x square divided by 1 plus x square का क्यूब प्लस डॉट 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 ऐसे चला गया इन्फिनिटी तक। इफ x नॉट इक्वल टू 0, तो इस सिचुएशन में ये इसके दो डेफिनेशन है, सॉरी एफ एक्स के दो डेफिनेशन है। एक तो जब x नॉट इक्वल 0 है तो ऊपर वाला चीज, और जब x इक्वल टू 0 है तो 1, यानी एफ एक्स की वैल्यू एग्जैक्टली 0 पे, जब x की वैल्यू एग्जैक्टली 0 आ रही है तो एफ एक्स की वैल्यू 1, और 0 के आसपास जो है वो ऊपर वाला डेफिनेशन यूज करना है, ठीक है ना। तो इसको कैसे करें, तो हमने क्या किया, पहले तो ये जो ऊपर में गंदगी लिखा हुआ क्या, पहले उसको देख लेते हैं। तो सब में क्या करेंगे, सब में हम एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं हर एक टर्म में से, है ना। कॉमन लेंगे तो क्या मिल जाएगा 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या का होल स्क्वायर, एंड ऐसे करके इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। तो अगर तुम ध्यान से देख पा रहे होगे तो ये तुम्हें जीपी दिख रहा है क्या, ब्रैकेट के अंदर वाला चीज। यस सर, सॉल्व हो गया है, इज कंटिन्यूअस एट ऑल। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो ये जीपी दिख रहा है, तो 1 इस वाली चीज को अगर तुम आर बोल दो तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या हो जाएगा ए दिस थिंग इनटू क्या होता है जी, ए अपॉन 1 माइनस आर, ये होता है ना। यस 1 माइनस जो भी आया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख लिया। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ऊपर में आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों खत्म, ठीक है। -1 + 1 खत्म, एक्स स्क्वायर खत्म 1, तो ये 1 ही तो लिखा हुआ है ना। तो इसका मतलब कि कॉन्टिन्यूअस आ गया, सिंपली दिखने में बस खतरनाक था, चीजें सेम थी, ठीक है। तो और आगे देखते हैं, और आगे 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 नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी में जो फर्स्ट टाइप होता है उसको बोलते हैं रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब इतना बड़ा बार बार हम नहीं लिखेंगे, जब भी ऐसा लिखना होगा हमको ये चीज तो हम RTOD लिखेंगे, समझ लेना तुम कि हम क्या लिखना चाह रहे हैं, है ना। तो रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, और एक होता है नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले
रिमूवेबल टाइप ऑफ डिस्कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है? इफ लिमिट ऑफ द फंक्शन, if limit of the function exists, then it is called RTOD. ठीक है, मतलब हमने क्या बोला, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर गया फंक्शन का तो वो रिमूवेबल टाइप ऑफ डिस्कंटिन्यूटी होगा. ठीक है, अब लिमिट एग्जिस्ट कर गया तब भी डिसकंटिन्यूअस है. क्यों? मतलब उसका डायग्राम कैसे सा बन सकता है, मन में सोच पा रहे होगे, अगर इमेज दिमाग में बना पा रहे होगे. ये x हो गया, ये भी x हो गया, ये x हो गया, ये भी x हो गया. हाँ, तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, है ना, और तब भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो, तो कैसा हो सकता है डायग्राम? एक डायग्राम तो कैसा हो सकता है कि यहाँ पे फंक्शन है ही नहीं, मान लो x इज इक्वल्स टू a पे, है ना, तो x इज इक्वल्स टू a पे अगर हम देखें तो a पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं है. सपोज ये हो सकता है, एक रीजन तो हो सकता है कि x इज इक्वल्स टू a पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं है. तो अगर x इज इक्वल्स टू a पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा तो भी वहां पे ओपन बबल आएगा, है ना. ओपन बबल वहां पे आएगा, लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा होगा, ऐसे केस में लिमिट एग्जिस्ट कर रहा होगा x इक्वल्स टू a पे, बट है तो डिसकंटिन्यूअस क्योंकि वहां पे ओपन बबल आ गया, ग्राफ ब्रेक हो गया. ठीक है, या फिर कैसा हो सकता है, या फिर कैसा हो सकता है कि ग्राफ वहां पे कुछ और वैल्यू ले रहा है, लिमिटिंग वैल्यू से अलग. ठीक है, इसके अलावा कोई और सिनेरियो पॉसिबल है क्या, लिमिट एग्जिस्ट कर जाए और डिसकंटिन्यूअस हो जाए ग्राफ? ठीक है, तो यही केस हो सकता है, और तो कोई केस पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है ना, तो इसका मतलब कि रिमूवल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी दो तरह का होता है. तो ये भी दो तरह का होता है, ये डिसकंटिन्यूटी भी दो तरह का होता है. एक ये हो गया, देखिए दोनों का नाम है, इसको बोलते हैं मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी. इसको बोला जाता है मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, और इसको बोलते हैं आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी. आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी. अब इसमें आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी में एक चीज लिख सकते हैं कि फंक्शन की वैल्यू डिफाइन होती है बट बराबर नहीं होती लिमिट के. यानी कि फंक्शन वैल्यू इज डिफाइंड, function value is defined but not equals to its limiting value. तो लिमिटिंग वैल्यू अलग है और फंक्शन की वैल्यू अलग है. इट्स लिमिटिंग वैल्यू, है ना, दिख रहा होगा, लिमिटिंग वैल्यू अलग है, फंक्शन वैल्यू अलग है. आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी में, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है, फंक्शन की वैल्यू वहां पे डिफाइन नहीं होती है, तो फंक्शन इज अनडिफाइंड एट दैट पॉइंट. मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी में function is undefined, function is undefined at that point. तो उस पॉइंट पे फंक्शन जो होता है वो अनडिफाइंड होता है. तो सही है, रिमूवल टाइप में दो टाइप आ गया, वो देख लिया हमने, इसको कॉपी कर लिए होगे. यस. नेक्स्ट है नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी. नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इसमें क्या करेंगे, इफ लिमिट ऑफ फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, इसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है. इफ लिमिट ऑफ फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो वो नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा. ठीक है, अच्छा चलो एक चीज और बता देते हैं, पिछला वाला साइड में वापस आ जाते हैं.
तो रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी में हमने क्या देखा था कि इसको क्यों बोला गया रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि अगर तुम अपने मर्जी से उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइन कर दो, ठीक है, तो उसको सुधारा जा सकता है, उसको कंटिन्यूस बनाया जा सकता है। एक ही पॉइंट की तो गड़बड़ी है। अगर तुम मान लो क्या करो कि इस पॉइंट पे फंक्शन को डिफाइन कर दो और यहाँ वाला वैल्यू डाल दो उसमें, ठीक है, तो ये हो जाएगा ना, कंटिन्यूस हो जाएगा। वैसे तुम इसमें भी क्या करो कि उस पॉइंट पे x इक्वल्स टू a पॉइंट पे, x इक्वल्स टू a पॉइंट पे हमने क्या किया, फंक्शन की वैल्यू ये वाला हटा के, ये हटा के जो ऊपर में था वो हटा के हमने क्या कुछ चेंज कर दिया, यहाँ वाला वैल्यू डाल दिया, तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा। यानी कि इसको कंटिन्यूस बनाया जा सकता है सिर्फ एक पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू चेंज करके। सिर्फ एक पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू अगर हम चेंज कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यूस बनाया जा सकता है। इसीलिए इसका नाम है रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। लेकिन नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है कि इफ लिमिट ऑफ फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, अगर लिमिट ऑफ फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर क्या क्या टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो सकता है ना। तो इफ लिमिट, तो फिर कैसा सिनेरियो हो सकता है, हमने एक ग्राफ बताया था तुम लोगों को, साइन 1/x का ग्राफ है ना, डेस्मोस पे दिखाई भी थे, ठीक है, वो कुछ ऐसा बना था। याद करने की कोशिश करो, याद है क्या कि भूल गए? याद, हाँ याद है। तो ऑफ कोर्स ये -1 से +1 के बीच में ही फ्लक्चुएट करता है, बट थोड़ा सा फ्लक्चुएट करने का जो तरीका, इसको हमने बोला था कि याद ही कर लो, इसका बहुत जगह यूज होता है, तो इन्हीं चैप्टरों के लिए बोला था हमने कि यूज होता है। यहाँ पे क्या था, बहुत ज्यादा यहाँ इतना क्लोज तो होता है कि थोड़ा नॉइज कम कर सकते हो। किसका नॉइज आ रहा है? दोनों का तो नॉइज आने लगा थोड़ा थोड़ा। थोड़ा नॉइज एकदम कम, जितना कम नॉइज रखो उतना अच्छा है। यहाँ पे इतना क्लोज हो जाता है कि ऐसा आ जाता है एकदम, ऐसा ऐसा नजदीक नजदीक, ये थोड़ा हम बना नहीं पा रहे हैं, यहाँ एकदम नजदीक नजदीक ग्राफ आ जाएगा, नजदीक 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 नजदीक। हाँ, उसके बाद फिर जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे थोड़ा दूरियां बढ़ते जाएगी, ऐसे ऐसे बताया था हमने, क्यों आया था ये सब बताए थे, ये सब लिमिट में शायद आ गया था सारी बातें। और इसी -1 से +1 के बीच में फ्लक्चुएट करता है, तो ये साइन ऑफ 1/x का ग्राफ होता है। तो ऐसे फंक्शन, इसका लिमिट क्यों नहीं एग्जिस्ट करता था, क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग ग्राफ था या ऑसिलेटरी था, ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं ऑसिलेटरी टाइप डिसकंटिन्यूटी। अगर फ्लक्चुएशन के कारण, मतलब ऑसिलेशन, इसको क्या बोले, सही वर्ड तो ऑसिलेशन नहीं है, या फ्लक्चुएशन ही बोल सकते हो, तो ऑसिलेटरी टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ऑसिलेटरी टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसमें अब देखो, अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फंक्शन पक्का क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, है ना। तो इसमें लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं किया, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करने के एक रीजन क्या हो सकता है कि फंक्शन ऑसिलेटरी हो, ऑसिलेटरी टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी के कारण। तो x इक्वल टू 0 पे क्या है, फंक्शन ऑसिलेटरी है। और एक तो ये हो गया, चलो ऑसिलेटरी टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। दूसरा हो जाता है, तो इसका सब टाइप्स लिख रहे हैं, है ना, इसके अंदर का सब टाइप्स, तो ये टाइप हो गया ऑसिलेटरी टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सेकंड आ जाएगा इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी, इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी। वो कैसा होता है, तो उसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं करने का कारण क्या होता है, इसमें लिमिट नहीं एग्जिस्ट करने का कारण होता है कि फंक्शन इन्फिनिटी को अप्रोच करने लगता है। जैसे इसमें, एक मिनट पिछली स्लाइड में लिख देता हूँ, इसमें फंक्शन इन्फिनिटी को अप्रोच करने लगता है, लाइक चलो हम यहाँ जगह तो नहीं बन पाएगा, सारा नहीं बन पाएगा, नेक्स्ट स्लाइड में बना दिया। तो इन्फिनिटी टाइप डिसकंटिन्यूटी, इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी में जैसे हम कुछ डायग्राम बनाएंगे, देखना कैसा बन रहा है। डायग्राम बनाया तो ये डायग्राम कुछ ऐसा, चलो x इज इक्वल टू a पॉइंट पे, x इज इक्वल टू a पॉइंट पे, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया, इनफाइनाइट आ गया, क्योंकि है ना, मतलब लेफ्ट लिमिट इनफाइनाइट आ गया और राइट हैंड लिमिट कुछ आ गया फाइनाइट वैल्यू, तो उसके कारण लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया।
तो इसको बोलते हैं इनफाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। या फिर स्टोरी ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही साइड, ये एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, सब वाई एक्सिस नहीं, तो सॉरी मान लो x is equals to a, तो इसमें क्या है, दोनों ही लिमिटिंग वैल्यू क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। समझ पा रहे हो बात को? या तो अपने हिसाब से जैसे तुमको मन कर रहा है वैसा सा ग्राफ बना सकते हो। ऐसा भी हो सकता है इस तरह का डिसकंटिन्यूटी, इधर इस तरह से इनफाइनाइट हो गया, इधर इस तरह से इनफाइनाइट हो गया। तो x is equals to a पे, यानी x is equals to a पे लिमिट एग्जिस्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि फंक्शन क्या हो गया वहां पे, इनफाइनाइट हो गया। मतलब वहां पे फंक्शन उसके आसपास में फंक्शन क्या लेने लगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करने लगा, इसीलिए लिमिट नहीं डिफाइन, मतलब लिमिट नहीं एग्जिस्ट किया। उसको बोलते हैं इनफाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है। और जो थर्ड टाइप होता है, ये सी टाइप बोल सकते हो उसी में, उसको बोलते हैं फाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। और इसका एक बड़ा अच्छा नाम है जो पूछा जाएगा, फाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो जैसे बुकलेट वगैरह जब वर्कशीट वगैरह बनाओगे है ना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, उसमें तुम्हें क्या मिलेगा, किसी भी कोचिंग का अगर तुम वर्कशीट बनाते हो उसमें एक बड़ा अच्छा टर्म मिलेगा तुम्हें, जंप डिसकंटिन्यूटी करके लिखा होगा। तो इसी को बोलते हैं जंप डिसकंटिन्यूटी, फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी को। तो जंप डिसकंटिन्यूटी या जंप टाइप, जैसा भी जिसको नाम समझ में आया लोग बोल देता है। तो जंप टाइप डिसकंटिन्यूटी, उसमें ऐसा कुछ होता है कहानी, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, है ना। दोनों फाइनाइट होगा, लेफ्ट लिमिट भी राइट लिमिट भी, लेकिन दोनों अलग अलग होगा, तभी लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया। यानी कि इसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं करने के कारण क्या होता है, दोनों का अलग अलग होना, लेफ्ट लिमिट का और राइट लिमिट का अलग अलग होना। तो जैसे सिचुएशन, एक डायग्राम बना कर देता हूँ मैं। सपोज कुछ ऐसा बनाया हमने, ठीक है। ये मान लो 2 है, ये मान लो 3 है, और ये x इज इक्वल्स टू a है। तो हम अगर x इज इक्वल्स टू a पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले तो 2 आएगा, राइट हैंड लिमिट निकाले तो 3 आ गया ना। दोनों फाइनाइट वैल्यू है बट दोनों बराबर नहीं है, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया, ग्राफ में ब्रेक आ गया। ठीक है। इसको बोलते हैं जंप डिसकंटिन्यूटी। और ये जो दोनों के बीच का डिफरेंस होता है ना, इस तरह के फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी में मॉड ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस राइट हैंड लिमिट, दोनों का जो डिफरेंस होता है लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट का, उसको बोलते हैं जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। हमसे पूछा जा सकता है कि फाइंड जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू 3 ऑफ सम गिवन फंक्शन। ठीक है। तो यानी कि इसको बोलते हैं जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो जंप की वैल्यू पूछेगा, जंप कितना किया वो, एक्चुअली ग्राफ जंप कर गया कह सकते हो ना काइंड ऑफ, तभी तो ब्रेक किया, ब्रेक करके जंप कर गया। तो ये डिफरेंस होता है, इसको बोलते हैं जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इसलिए इसको जंप टाइप डिसकंटिन्यूटी कुछ वो लोग बोल देते हैं, जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, व्हाटएवर जो भी लिखना है लिख लो। ठीक है। तो सही है, खत्म, यही था, आया, ये टाइप्स था तुम्हारा।